तो ये जो एडिक्शन है इसको डिजीज क्यों कहते हैं? इफ इट्स एन एडिक्शन तो ये एडिक्शन है ना, इसको ये डिजीज में कैसे बदलती है? कि एडिक्शन जो है वो डिजीज़ में कैसे बदलती है, एडिक्शन इटसेल्फ एक डिजीज़ है और जब ये डिजीज़ में बदलती है तब हम इसको कहते हैं कि एडिक्शन है। ओके, फाइन। बिफोर दैट ये क्या है कि आप यूज़र हैं या आप अब्यूज़र हैं, आप इसको जस्ट यूज़ कर रहे हैं या कभी कभी जो है आप इसको लाइक किसी इवेंट्स पे फ्रेंड्स के साथ इसको यूज़ करें, वो आपकी रूटीन में शामिल नहीं हुई है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि देखा गया है कि जैसे अगर आपका एक पैटर्न बन जाता है या आपकी रूटीन चेंज होती जा रही है और आपको डेली बेसिस पर अब इसकी ज़रूरत है, आप उसकी तलब होना शुरू हो गई है। लाइक ये ऐसी बात नहीं है कि आपकी मर्ज़ी है तो आप उसको नहीं करें, आपको फील होना शुरू हो जाता है कि आपको इसकी नीड हो रही है, ज़रूरत बन रही है आपकी, तो दैट मीन्स आप नशे की बीमारी का शिकार होना शुरू हो गए। ये उसकी शुरुआत है। ठीक, तो इसलिए अब ये डिजीज़ क्यों है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जैसे बाकी बीमारियों में साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसी तरह एडिक्शन में भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। एंड इसमें ये है कि जैसे हमने पहले बात की कि आपको इसकी तलब होना शुरू हो जाती है, आपको इसको क्रेविंग होती है एंड आपको पता होता है कि ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, लेकिन आप इसको चाहते हुए भी छोड़ नहीं पा रहे होते, आप इस विशियस साइकिल में फंस के रह जाते हो। तो आपको समझ में आ रहा होता है कि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। अब हम इसको समझते हैं कि ये कैसे जो है टाइम के साथ साथ एडिक्शन में कन्वर्ट होती है। अब पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि पहले आप इसको सोशल यूज़ करते हैं, देन जो है आप इसको अब्यूज़ करना शुरू हो जाते हैं और फिर एक टाइम आता है कि जब आपकी बॉडी को और आपके माइंड को इसकी आदत हो जाती है, डिपेंडेंसी हो जाती है। ये डिपेंडेंसी कैसे होती है ड्रग्स की? अच्छा, इसका ये बड़ा साइंटिफिक एक रीज़न है, वो ये होता है कि आप जब कोई ड्रग यूज़ करते हैं तो उससे आपको एक प्लेयर की फीलिंग आती है, आपको जिसको हम यूफोरिया कहते हैं, और आप बड़ा वेल बीइंग की कैफियत फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको वो जो जिस मिकदार से आपने ड्रग्स शुरू किए हैं ना, उस मिकदार से आपको उतना प्लेयर नहीं मिल रहा था। अब क्या है कि आपको उसी प्लेयर को अचीव करने के लिए वही यूफोरिक इफेक्ट्स के लिए आपको डोज को इंक्रीज करना होता है। ठीक है, आप डोज इंक्रीज करते चले जा रहे हैं और आपको पता है कि हार्मफुल है, बट आप ये है कि चाहते हुए भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, डोज इंक्रीज होती चली जा रही है। तो ये साइन है कि टॉलरेंस बढ़ता जा रहा है, अब आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। लोगों को पता होता है कि ड्रग्स लेने से ये सब होगा, उसके बावजूद वो ड्रग्स ले रहे होते हैं। इस तरह का क्या, जैसे आपने कहा है कि प्लेजर आप फील करते हैं, द साइन ऑफ हैप्पीनेस, तो इस तरह का क्या, इस तरह की इमोशनल नीड्स बन जाती हैं इसकी कि ये इसको लेते ही रहते हैं और वो इससे छूट नहीं पाते हैं? देखिए, अभी हम बात करें, जैसे अब यूफोरिक में बात की है कि यूफोरिया है, इसके साथ साथ और इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो आपको लग रहा है कि इससे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, कंसंट्रेशन भी बढ़ गई, आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन टाइम के साथ साथ यही चीज़ें अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये कम होती चली जाती हैं। ठीक है, पहले आपको मज़े के लिए चाहिए, लेकिन अब आपको वो मज़ा तो नहीं आ रहा। जैसे मैंने कहा कि टॉलरेंस लेवल डेवलप हो गया है, आपको वो यूफोरिक फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन आपकी अब ये नीड बन रही है क्योंकि कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहा। अब आपको लेनी है तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आप अचीव कर सकोगे, अब आपकी मजबूरी बन गई है। तो ये जो लॉन्ग टर्म में ये साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं कि वही चीज़ जिसको आपने अचीव करना था वही जो है लॉन्ग टाइम में वो कम होती चली जाती है। फाइन, मतलब है कि शुरू में जो चीज़ आपने अचीव कर ली, आप उसी धोखे में रहकर, उसी इल्यूजन में रहकर आपको ये लगता है कि ये आपको मजीद बेहतर करेगा, ये आपको डिमिनिश करना शुरू कर देता है, आपकी पर्सनैलिटी को खराब करना शुरू कर देता है। जब आप ड्रग्स ले रहे होते हैं तो जैसे आपने कहा कि शुरू में तो बहुत प्लेजर आ रहा होता है, बाद में इसके क्या इफेक्ट्स हो जाते हैं मेंटली और फिजिकली कि आप डिजीज की तरफ चले जाते हैं? ठीक है, अभी मैं शुरू में बात की थी कि ये डिजीज है बिकॉज इसमें भी साइन एंड सिम्टम्स है। तो जहाँ तक सिम्टम्स आप बता रहे कि सिम्टम्स क्या हैं, तो यही है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, आपका मेमोरी का प्रॉब्लम हो गया, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, बिहेवियरल इश्यूज आ गए, आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ गए, आप इवन के ये जो अभी डिसफंक्शनिंग होना शुरू हो गई। जैसे डिजीज़ है, कोई डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर हम कब कंसिडर करते हैं, जब आपकी डेली जो रूटीन है उसमें डिसफंक्शनिंग हो गया, प्रॉपर फंक्शनल नहीं रहे। लाइक अगर कोई स्टूडेंट है तो वो स्टडी पे उस तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाएगी। अगर कोई जॉब पे जा रहा है तो उसका डिसिप्लिन ख़राब हो जाएगा, वो बहुत लेट जाएगा और इस तरह से कि उसकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रहेगी। अगर कोई हाउस वाइफ है तो वो भी ले सकती है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं। अगर वो एडिक्शन में है तो उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इस तरीके से नहीं निभा पाएगी।
सही, तो आप कह रहे हैं कि जनरली ओवरऑल जो एक रूटीन में एक नॉर्मल इंसान बिहेव करता है, एक ड्रग एडिक्ट उस तरह से नहीं बिहेव कर सकता। बिल्कुल, बिहेवियर तो है, उसके साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत इफेक्ट होती है, जिसकी मैंने अभी बात की ना, प्रोडक्टिविटी है, आपके ओवरऑल जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे आ जाती है, नीचे आ जाती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज नॉर्मली माशरे में देखने में आती है, यूजुअली लोग क्यों ड्रग्स नहीं छोड़ते या ड्रग्स की तरफ क्यों माइल हो जाते हैं, ज्यादातर इसी तरह देखा गया है कि बहुत सारे लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं लेकिन अपनी नॉर्मल लाइफ में बड़ा प्रॉपरली बिहेव कर रहे होते हैं। ड्रग्स ले रहे हैं या अगर शराब पी रहे हैं, अल्कोहलिक हैं, कुछ भी हैं, वो ड्राइव भी कर रहे हैं, वो ऑफिस भी जा रहे हैं, वो अपने काम भी कर रहे हैं, अगर वो सेल्स के लोग हैं तो उनकी सेल्स भी 100% हो रही है। तो वो लोग क्या इन लोगों से डिफरेंट हैं जो डिजीज हो जाते हैं या नहीं, वो भी कुछ प्रॉब्लमैटिक होते हैं या हमें अपेरेंटली वो ऐसे नजर आ रहे हैं, या इसका क्या रीजन है? ये मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। एक वो पर्सन जो एडिक्शन का शिकार होता है, उसके अंदर टेंडेंसी होती है, उसकी पर्सनालिटी एडिक्टिव होती है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं वो यूज़र ही रहते हैं। अब ये जिनकी पर्सनालिटी एडिक्टिव होती है उनके अंदर टॉलरेंस बिल्टअप हो जाता है वो स्पेसिफिक ड्रग का, ठीक है। लाइक उनको अब उस डोज पे वो अफेक्ट नहीं आ रहा, तो ये क्या है, ये उनकी ऑलरेडी उनकी पर्सनालिटी एडिक्टिव है, वो कुछ भी करेंगे। इवन कि अगर वो पॉजिटिव बिहेवियर अपनी लाइफ में लेके आते हैं, कोई ऐसा टास्क जो पॉजिटिव है, उसमें भी वो उनको एडिक्शन हो जाती है, उसमें भी वो एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये ड्रग्स पे भी डिपेंड करता है कि ड्रग आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। जैसे हम अगर हेरोइन की बात करें तो बहुत एडिक्टिव है, और मैंने आज तक कोई फंक्शनल एडिक्ट ऐसा देखा नहीं कि वो हेरोइन भी ले रहा है और वो फंक्शनल है। तो उसमें बहुत ज़्यादा वो इटसेल्फ एक हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है। इसी तरह अल्कोहल है, ये इस तरह से है। तो जैसे मैंने भी बात की कि उनकी पर्सनालिटी में टेंडेंसी है, जैसे हर किसी को तो डायबिटीज़ नहीं है, हर किसी को हाइपरटेंशन नहीं है, हर किसी को जो है, तो क्या है, ये बायोलॉजिकल डिजीज़ है, ये इनहेरिटेड भी है, और साथ ही साथ इसमें क्या है, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। you already have tendencies, and then क्या होगा कि लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रेसर आया, कुछ चीज़ आई है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब स्ट्रेसर आया है वो यूज़र हैं, अब वो उसी चीज़ को अब्यूज़ करना शुरू कर देंगे कि यार ये स्ट्रेसर आया है, इसको मैनेज कर लूँ, किसी हद तक इसको कम कर लूँ, तो वो भी एक रीज़न बन सकता है। यानी कि जितने भी स्ट्रेस आए आपने तब लिया, फिर स्ट्रेस आया तब लिया, और आप एडिक्ट होना शुरू हो क्योंकि ये आपका लर्न बिहेवियर है। आपको लगा कि इससे मेरे इमोशंस थोड़े से मैं स्टेबल हो जाता हूँ, मैं इस चीज़ को फेस, स्ट्रेस मेरा कम हो जाता है, तो उस चीज़ को सीख लेते हैं। तो उससे भी एक्सेसिव यूज़ के बाद डैमेज बढ़ता चला जाता है और आप उस तरफ चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये टेंडेंसीज कैसे पता चलेंगी कि किस में टेंडेंसी है कि जो एक नॉर्मल यूज़र है और किस में ये टेंडेंसी है कि वो एडिक्टिव हो जाता है? देखिए, एक तो ये कि अगर आपकी फैमिली में कोई एडिक्ट है तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको समझ आना चाहिए कि आगे जाके आप इसको एडिक्ट बन सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कुछ पता नहीं चलता कुछ केसेस में, तो बेहतर ये है कि आप तमाम किस्म के ड्रग्स से दूर ही रहें। तो मैं कभी भी इनकरेज नहीं करूँगी, बिकॉज यू डोंट नो कि कब जो है आपकी यूज़ जो है वो अब्यूज़ में और एडिक्शन में चेंज हो जाए। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप हर किस्म के नशे से दूर रहें। अच्छा, जैसे कि लोग कहते हैं कि नहीं जी वो उनको तो हम कितने अरसे से देख रहे हैं, कितने सालों से वो वीड ले रहे हैं या और चीज़ें ले रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ। ये तो अपेरेंटली दूर से दिखता है ना। आपके पास ऐसे केसेस आए हैं कि जो नॉर्मली लोगों को नॉर्मल दिख रहे हैं लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ डैमेज हो चुका है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से कुछ यूजर्स ही थे, एडिक्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनको जो है ना तो अपनी हेल्थ के साइड इफेक्ट्स या रिलेशनशिप के साइड इफेक्ट्स या जॉब के साइड इफेक्ट्स भुगतने पड़े हों। देखिए, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनका डैमेज हो रहा होता है, उनकी डिसफंक्शनिंग हो रही होती है, लेकिन आप देखेंगे, आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो फैमिली में कोई मेंबर उसको कंपनसेट कर रहा होता है, उसको इनेबल कर रहा होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड हो जाती हैं। लाइक अगर एक बंदा है, उसको हम कहते हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, लेकिन अगर बाकी फैमिली मेम्बर सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो उसका जो बिहेवियर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। वो कहते हैं कि इट्स ओके, लेकिन उसके इफेक्ट्स हो रहे होते हैं। आपकी कहीं ना कहीं आपके स्लीप डिस्टर्बेंस तो है, आपका मूड जो है वो तो बहुत चेंज होता है। तो फैमिली के साथ जब आपकी डिस्कशन होती है तो तब पता चलता है कि प्रॉब्लम्स थे लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो रहे। और दूसरी जो मैंने बात की कि इनेबलिंग बहुत है हमारी सोसाइटी में। अब यहाँ है कि ये जो अगर एक पर्सन एडिक्शन में है तो बाकी घर वाले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे होते हैं कि ठीक है, अभी नहीं जाएगा तो उसकी जगह मैं चले जाता हूँ, इसके काम मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें भी यानी कि उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि वो हेल्दी है। हाँ, ये बिल्कुल नहीं। ओके, दिस वाज अ वेरी बिग मिसकॉन्सेप्शन। डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने कहा कि फैमिली मेंबर्स कंपनसेट कर लेते हैं, हमारे यहाँ वो जो है ना कि इज्जत के किसी को पता ना चले और ये है और चलो हम इसको संभाल लेते हैं और ये कर लेते हैं।
फैमिली में ऑब्वियसली ये बात तो बहुत यकीनी है कि जो पार्टनर होता है, चाहे वाइफ है या हस्बैंड है और बच्चे हैं, उनको सबसे पहले पता चल जाता है, मूड स्विंग्स हो गए और चीज़ें हो गई, रिटेलिएशन हो जाता है, इरिटेटेड मूड स्विंग्स हो जाते हैं। फैमिलीज को इस चीज़ के ऊपर कब स्टेप लेना चाहिए, यानी कि जहाँ पर देर ना हो, और क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो उस चीज़ को रोक सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मैं यही कहूँगी कि जैसे ही फैमिली को पता चलता है कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वहीं पे डिस्करेज करना चाहिए, बिकॉज एडिक्शन एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, ऐसा ऐसा प्रोग्रेशन होता है। आप ये मत समझिए कि अगर वो फंक्शनल है, वो हमें कुछ नहीं कह रहे, स्टार्ट में थोड़े बहुत मूड स्विंग्स आ रहे हैं तो इट्स ओके, हम इनको करने दें, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो प्रोग्रेशन के बाद अपने एडिक्शन में ही है। सो फिर वहाँ पे यही होता है कि आप उनको कन्फ्रंट करें, और अगर आपको लगता है कि आप कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे तो आप हमारे नफ्सियात के पास आएँ, वो आपको ट्रेन करेंगे कि आपने किस तरीके से उनसे बातचीत करनी है। तो उसके लिए हम उनको बताते हैं कि मोटिवेशनल जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो क्या होती हैं। आप अपने जो पर्सन है जो नशे में है, एडिक्शन की तरफ जा रही है, यूज़र है, अब्यूज़र है, जो भी है, उसको आप मोटिवेट कैसे करेंगे कि वो इस चीज़ से निकल जाए। अब अगर एक यूज़र है तो उसके लिए ड्रग्स को छोड़ना आसान है, ठीक है, अब्यूज़र है तो भी ईजी है, लेकिन जब आप एडिक्शन में आ जाते हैं तो जो पर्सन होता है वो खुद बहुत जो है फंस चुका होता है उस चीज़ में, तो उसमें तो आपको पता है कि अगर बीमारी है तो इलाज की तरफ आएंगे। ठीक है। तो लोग यूजुअली जो यूजर्स हैं, जैसे आपने 3 कैटेगरीज बताई, यूजर्स, अब्यूजर्स एंड द एडिक्टर्स हो गए, तो अगर कोई इलाज के लिए जाना चाहता है तो ज्यादातर लोग जो है ना वो एलोपैथी की तरफ चले जाते हैं। दे डोंट कंसिडर, इन चीज़ों में मैंने देखा है कि वो माहिर नफ्सियात को नहीं कंसिडर कर रहे होते कि इस चीज़ के लिए अगर वो स्टॉप लगाना चाहें तो माहिर नफ्सियात की तरफ जाएं। तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगी कि द फर्स्ट स्टेप गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट इज बेटर देन गोइंग टू सम अदर डॉक्टर? ये बेहतर क्यों है? देखिए, बेहतर इसलिए है कि आपको जब एग्जैक्टली पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है, इफ़ यू नो द राइट प्रॉब्लम देन यू कैन फाइंड आउट द राइट सोल्यूशन। तो फिर ये है कि आप डायरेक्टली अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो आपको फ़ौरन उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, वो आपको डायग्नोज करे, वो आपको मज़ीद प्रोसीजर बता दे कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एंड ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको दोनों लोग चाहिए, आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए, आपको साइकियाट्रिस्ट भी, क्योंकि कोलैबोरेटिवली आप इसको लेके चल सकते हो उसका सोल्यूशन। अब एडिक्शन जो है वो बायो साइको सोशल मॉडल को फॉलो करते हैं कि इस बायोलॉजिकल भी प्रॉब्लम होता है इसके साथ, साइकोलॉजिकल भी है और सोशल इश्यूज भी हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको एक्सपर्ट्स भी वही चाहिए जो अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट है, सो दैट वो आपको हेल्प आउट कर सके। दैट्स नाइस। यानी कि आप ये कह रहे हो इट्स अ कॉम्बिनेशन के जो ज्यादातर आपकी मेंटल हेल्थ को आपकी जो है ना तो केटर करता है कि जिसकी वजह से आप एडिक्शन की तरफ नहीं जाते। जी बिल्कुल। अभी जो आपने कहा कि डॉक्टर्स का भी इसमें बहुत मेन रोल है कि डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि अगर उनके पास एक पेशेंट आया है, उसके वो पैनिक अटैक के साथ आ रहा है या वो हार्ट बीट बहुत तेज़ है उसके साथ आ रहा है, इस तरह के सिम्टम्स डिफरेंट है, अगर वो उसको फेंट हो गया उसके साथ आ रहा है या बीपी का इशू है, तो उनको फाइंड आउट करना है कि कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहे, और अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं तो उनको भी वहाँ उनको साइको एजुकेट करना है कि आप इनको जो है वो साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ और इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ हमारे डॉक्टर्स का भी बहुत एक मेन रोल है, उनकी बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप ये कह रहे हो कि जो पैनिक अटैक्स आ जाते हैं या हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ये सिम्टम्स हैं। तो अगर ये नॉर्मली फ्रेंड्स भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर सपोज करें कि फैमिली मेंबर्स इतने एक्टिव नहीं हैं या उनको अभी इतनी समझ नहीं आ रही या वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस चीज़ के ऊपर एक स्टॉप लगाएं या इस चीज़ को रोकने की कोशिश करें, तो जो फ्रेंड सर्कल है वो भी क्या इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कि मतलब पैनिक मींस के अगर आप थोड़े से और, जैसे आपने पैनिक अटैक का कहा है, हार्ट बीट का बढ़ना का है, इस तरह से और कौन से सिम्टम्स हैं जिससे एक इंसान को ये पता चल सके कि ये इंसान हो सकता है कि ड्रग एडिक्ट में हो एंड वी कैन हेल्प हिम टू रिकवर हिज हेल्थ? अब हर ड्रग के जो है वो सिम्टम्स अलग होते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टिमुलेंट है ले रहा है, जैसे कोकेन है या इससे रिलेटेड कोई ड्रग्स है जो स्टिमुलेंट है, आइस है, तो उसके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, अल्कोहल के डिफरेंट होंगे, कैनबिस के डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। तो उसके लिए ये है कि हम इस पे भी सेशंस रख सकते हैं, प्रॉपर अवेयरनेस है कि ये सिम्टम इस ड्रग्स के हैं। अगर आपको लगे कि इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप फैमिली को रिपोर्ट कर दें, फ्रेंड्स भी रिपोर्ट कर सकते हैं, या फैमिली खुद ऑब्जर्व करे तो वो डिस्कस कर ले डॉक्टर्स के साथ। ठीक है, तो ये है, अभी ये सिर्फ आपको ये समझना है कि डिफरेंट ड्रग्स जो है उसके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। ओके, तो उसके लिए फिर हम डिस्कशन कर लेंगे, मजीद वीडियोस जो है ना उस पर बात करेंगे। दैट्स फाइन। यूजुअली आप एक गैदरिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है,
आपको किस तरह से ये मालूम पड़ेगा कि एक बंदा नॉर्मल बिहेव कर रहा है, ही इज हाई, वो हंस रहा है, खेल रहा है, क्योंकि यूजुअली ड्रग्स लेने के बाद आप बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है? तो ये किस तरह से मालूम पड़ेगा कि ये नॉर्मली इस बंदे का बिहेवियर ऐसा है कि नहीं, ही इज ऑन टू ड्रग्स? फ्रेंड्स के साथ अगर एक बंदा नॉर्मल भी, उनको पता है कि इसका नॉर्मल बिहेवियर क्या है, ठीक है, और जब वो ड्रग्स में होगा तब उसका वियर्ड बिहेवियर होगा, ठीक है, चेंज बिहेवियर होगा, तो उसको आप बहुत इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे अगर कोई अल्कोहल लेके आया तो स्मेल से पता चल जाता है, ठीक है, उसकी कोऑर्डिनेशन से, उसके बात करने से पता चल जाता है। अगर हेरोइन किसी ने लिए तो बहुत डाउन सा होगा, उससे आपको पता चल जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाता है। और ये है कि लाइक अगर स्टिमुलेंट की बात करूँ तो लाइक जैसे आइस है, तो आपके पास अगर कोई आइस वाला पेशेंट बैठा है या पर्सन बैठा है तो उसका ड्राई माउथ हो रहा है, वो बहुत तेज तेज बात कर रहा है और वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठ रहा, तो वहाँ से आपको अंदाजा हो जाता है कि कुछ है, समथिंग इज रॉन्ग विद द पर्सन, समथिंग इज रॉन्ग, यस। तो वहाँ से आपको पता चल सकता है। वो तो आपको पता है कि आपको बहुत क्विकली अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा अंडर द इन्फ्लुएंस है या बिल्कुल नॉर्मल है। और ये पता उन्हीं को चलता है जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, बिकॉज उन्होंने प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी भी देखी हुई है कि ये पहले कैसे था। तो अचानक से अजीब सा उनका बिहेवियर होता है, तो वहीं से पता चल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे मुझे ये भी पूछना है कि इतने अरसे से आप इतने सालों से काम कर रही हैं, तो ड्रग एडिक्शन की जो पेशेंट्स है इनकी तादाद उतनी ही है, कम हुई है या ज्यादा हुई है? जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि अब लोगों में अवेयरनेस भी आती जा रही है ट्रीटमेंट को लेकर। अब ये समझते हैं कि डिजीज है और इसको हमारे जो पर्सन है जो एडिक्शन में है उसको इलाज की जरूरत है। तो इसमें एज ग्रुप क्या है जो जिसकी तादाद बढ़ रही है? आपके मोस्टली जो एडोलेसेंट हैं वो ज्यादा इसमें होते हैं। तो आप ये कह रही कि यंग जनरेशन ज्यादा, यूथ में ये चीज ज्यादा जो है ना बिल्कुल ट्रिगर कर रही है। तो अभी तक आपके पास जो यूथ के पेशेंट्स आए हैं वो ऐसे ही पीयर प्रेशर में आके ये सब कर रहे हैं या इमोशनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या आपको क्या लग रहा है कि क्या रीजन है कि यूथ इस चीज में इन्वॉल्व हो रही है? जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है पेरेंट्स में और बच्चों में, ठीक है। उसमें ये है कि हर बच्चे को यही प्रॉब्लम है कि हमें फ्रीडम नहीं मिलता, हमारे पेरेंट्स हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत रोल है कि वहाँ पे जो चीज़ें देखते हैं उसको पिक करते हैं। ह्यूमन राइट्स पे बड़ा फोकस करते हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर जो मेरे पास केसेस आते हैं उसमें ये होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें फ्रीडम नहीं देते, हमें उस तरीके से चीज़ें करने नहीं देते। तो ये एक चीज़ है। दूसरा ये है कि ये फॉलो बहुत करते हैं, स्टाइलिंग है, पार्टीज हैं। अभी हमारा ये कल्चर बनता जा रहा है कि पार्टी में जाना है, वहाँ ड्रग्स यूज करने हैं, हल्ला गुल्ला करना है, फन करना है, तो फिर हम यो लगेंगे और ये एग्जैक्टली हम स्टाइलिश लगेंगे। इनके सिगरेट के हवाले से भी ये एक मिथ है कि हम पियेंगे तो हम स्टाइलिश लगेंगे, और आगे जाके यही चीज़ें आपको एडिक्शन की तरफ ले जाती है। अभी ये स्कूल्स में इसका एक्सपोजर होना शुरू हो गया। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे अगर आप ड्रग्स यूज कर रहे हैं, ओपन यूज कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं कहते, ठीक है। तो वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी पे ये कल्चर हमारे पाकिस्तान में अब शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हमें पेशेंट्स को या जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं उनको तो एड्रेस करना ही करना है, पेरेंट्स को, हमें फैमिलीज को इस पे अवेयरनेस और उनको एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक वो हमारे साथ नहीं होंगे आप सिंगल हैंडेडली जो है ना तो इस यूथ को, जनरेशन को जो है ना केटर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही आपको ये ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए जानना कि वो किस कंपनी में है। अब देखिए 19 साल का, ये 16 साल का बच्चा जो है, टीनेजर्स की अगर मैं बात करूँ तो उनका तो एक्सपीरियंस नहीं है। अब उनको कितना भी बताएंगे तो उनको ये होगा कि ड्रग्स हम यूज करेंगे, बाद के इफेक्ट्स, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इन्होंने पता नहीं, उन्हें अंदाजा नहीं है कि बाद में क्या होने वाला है ना। तो उसके लिए फिर एक स्पोर्ट्स ग्रुप होते हैं, अगर उनको लगे कि ये इस चीज में इन्वॉल्व है तो ऐसी कंपनी में उनको जो है वो उनको मोटिवेट करें, जो मैच्योर लोग हैं, जिनके एक्सपीरियंस हो चुके हैं इन चीज़ों में, जो उनको गाइड करते हैं। अभी हमारे यहाँ ये है कि पेरेंट्स के पास उस तरीके से बच्चे बैठते नहीं हैं, उनको उतना टाइम नहीं देते हैं, तो वो कैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। और एक जो आपने बात की कि अब ये है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से शेयर भी नहीं करते चीज़ें, इतना उनको डरा दिया जाता है। लाइक अगर कोई ट्रॉमा है, कोई ब्रेकअप हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों का ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद उन्होंने ये सीखा हुआ है कि जी ड्रग्स यूज कर लें तो उससे आपको अच्छा फील होता है। तब कोई ब्रेकअप है या इस तरह कोई इशू है तो पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए बच्चों को। लेकिन वो इतना गैप है बीच में, एक जनरेशन गैप है, दूसरा ये कि उन्होंने इतना डराया हुआ है बच्चों को, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं करते और बाहर वो दोस्त ढूंढते हैं, उनके साथ वो शेयरिंग करते हैं। फिर अब दोस्त जैसे भी उनको गाइड करेंगे ऑब्वियसली वो उसी को फॉलो रास्ते पे चल पड़ते हैं। ठीक है, तो अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आपके साथ बैठ के अपने प्रॉब्लम शेयर करें, और आपका जो रिएक्शन है वो अच्छा होना चाहिए कि आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो।
एंड आई नो कि आप उसकी फीलिंग तक तो नहीं, आपको तो वो प्रॉब्लम छोटा लग रहा होता है, लेकिन वो जो पर्सन है उसके लिए वो बहुत सीरियस है, बहुत बड़ा होता तो है। आप उसको ये आपकी वाइब्स जानी चाहिए कि आप उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसको वैल्यू कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं। फाइन, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये बहुत जरूरी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपके पास जब पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जाहिर है वो एडिक्ट होते हैं तो आते हैं, और एडिक्शन में भी एक टाइम लग जाता है, तो काफ़ी अरसे से वो इस चीज़ में है। तो जब आपके पास यहाँ पे आते हैं डे 1, तो क्या वो पैनिक फील कर रहे होते हैं, उनको अजीब सा लग रहा होता है? आपका ट्रीटमेंट का तरीका क्या है? किस तरह से आप उनको कंफर्टेबल फील कराते हैं कि ये वो जगह है कि आपको यहाँ पर जो है ना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, पेशेंट जो होते हैं वो रेडी होते हैं पहले से, उनको पता होता है कि हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एक तो वो उस तरीके से पैनिक नहीं होते हैं। ये जो पैनिक होने का रीज़न होता है वो उनके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। उनका वो फियर होता है कि अगर हम ड्रग्स छोड़ेंगे तो हमें पेन होगा, और उस पेन को कोई हैंडल नहीं कर सकता। उसके लिए ये बताऊंगी कि यहाँ पे मेडिकेशन होती है, विड्रॉल सिम्टम्स को प्रॉपर हम मैनेज करते हैं, उनमें किसी किस्म की कोई पेन उनको फील नहीं होती है जो भी ड्रग्स ले रहे होते हैं। अब ये है कि यहाँ पे आने के बाद हम इनको, हमारे नफ्सियात होते हैं वो उनको थोड़ा कूल डाउन भी करते हैं, मेडिकेशन भी साथ हो रही होती है, उनको नॉर्मलाइज करते हैं, और उनको ये भी होता है कि यहाँ हमें अंडरस्टैंड किया जा रहा है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि बाई टू स्टिग्मा है इस चीज़ को लेके, तो उनको ये भी डर होता है कि कहीं हमें लोग जज ना करें। तो ये वो जगह होती है यहाँ पे उनको कोई जज नहीं करता, उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, और उनको लग रहा होता है कि यस हमें ये जगह चाहिए जहाँ हमें कोई अंडरस्टैंड करे, हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और जिस चीज़ का उनको फियर था कि विड्रॉल सिम्टम्स मैनेज नहीं होंगे, पेन होगा नशा छोड़ने से, वो भी नहीं हो रहा, तो हमारे लिए उनको हैंडल करना ईजी होता है। सही। अच्छा मैम, न्यू लाइफ रिहैब में जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो आप उनका ट्रीटमेंट तो कर ही रहे होते हैं, तो क्या काउंसलिंग भी होती है? उनके जो इमोशनल इश्यूज होते हैं, मेंटल इश्यूज जो होते हैं, जिनकी वजह से वो इन सब चीज़ों में पड़े होते हैं, वो भी एड्रेस हो रहे होते हैं कि नहीं सिर्फ ट्रीटमेंट पे यहाँ पे जो है ना तो ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंसलिंग, आपकी पूरे ट्रीटमेंट इसी पे बेस कर रही होती है। फर्स्ट स्टेप जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का है। जब आपने ड्रग्स जो भी लिए हैं उसको अब छोड़ेंगे, आपको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, उसके मैनेजमेंट के लिए आपको मेडिकेशन दी जाएगी। आफ्टर दैट आपकी रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होगी, और उसमें काउंसलिंग होती है, थेरेपी होती है प्रॉपर आपकी, उसमें वजूहात को भी फाइंड आउट करते हैं, प्रॉपर असेसमेंट करते हैं कि क्यों हुआ, और उन रीजंस के भी आप उसके बारे में बात करते हैं। जो बीमारी नफ्सियात हैं वो अपने पेशेंट के साथ उसको डील करते हैं। साथ ही साथ आपने ड्रग से कैसे बचना है, कैसे कोप अप करना है, उसकी ट्रेनिंग भी यहाँ पे होती है। इसके साथ साथ अगर उनकी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट चल रहा है, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उसको भी एड्रेस किया जाता है ये। और अगर उनके पर्सनैलिटी के कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको लॉन्ग टर्म प्लान बना के देते हैं। अब इसमें क्या तरीका क्या होता है कि उनके इंडिविजुअल सेशंस होते हैं थेरेपिस्ट के साथ, उनके सपोर्ट ग्रुप्स यहाँ पे होते हैं, तो उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साथ ही साथ फैमिली की काउंसलिंग भी होती है। अब यहाँ पे वो जो जनरेशन गैप की मैंने बात की, कम्युनिकेशन गैप की बात की, असर्टिवनेस, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको भी एड्रेस करते हैं। फैमिली की भी प्रॉपर काउंसलिंग होती है। सही है। तो न्यू लाइफ रिहैब में आपके पास ज़रूरी ये है कि पेशेंट आकर रहे, या फिर वो सेशंस के लिए भी कम इन एंड गो कर सकता है? देखिए, स्टेजेस जो है ना एडिक्शन की, अगर तो कोई यूज़र है तो उसके तो आउटडोर बेसिस पे भी ट्रीटमेंट हो सकता है, और अगर एक पेशेंट विलिंग है और उसको लगता है कि मैं घर पे भी इलाज करा सकता हूँ, मेडिकेशन मुझे मिल रही है और फिर मैं यहाँ पे आउटडोर बेसिस पे आके सेशंस भी ले सकता हूँ, तो वो ठीक है। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसको लग रहा है कि मेरा कंट्रोल नहीं है, बाहर मुझे ईजिली चीज़ अवेलेबल हो जाएगी और मैं उस तरीके से ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए एडमिशन ज़रूरी होता है। सही। तो ये सेवेरिटी को देख के ही हम बता सकते हैं। राइट। न्यू लाइफ रिहैब में आपने बताया स्पोर्ट्स के भी कुछ इवेंट्स होते हैं, आप उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी डालते हैं या सिर्फ काउंसलिंग और उनके फिजिकल एक्टिविटीज भी होती है यहाँ पे। उनकी जो है आउटसाइड हम उनको प्ले ग्राउंड भी दिया हुआ है, उसमें भी आउटडोर गेम्स भी हैं, इंडोर गेम्स भी हैं, जिम भी है, वर्कआउट भी करते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको पता है कि इससे ओवरऑल आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका नेचुरल डोपामिन रिलीज हो रहा होता है, आपका मूड अच्छा हो रहा होता है। तो जब ड्रग्स आपकी लाइफ से निकल रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव भी तो हमें देना है ना, कोई हेल्दी एक्टिविटीज जिससे आपको प्लेयर फील हो। तो यहाँ पे आपके कहने का मतलब ये कि स्पोर्ट्स जो है वो आपका जो नेचुरल और नॉर्मल आपका डोपामिन है वो रिलीज कर रहा होता है। जी बिल्कुल। और वो इसका सब्स्टिट्यूट हेल्दी सब्स्टिट्यूट। आप हेल्दी। जो लोग ज्यादातर स्पोर्ट्स में हैं तो उनकी टेंडेंसीज कम होती हैं। देखा गया कि उनकी टेंडेंसीज कम होती हैं एडिक्शन की तरफ आते हुए। बिल्कुल। आपने डॉक्टर सुमेरा की जो है ना गुफ्तगू सुनी, और इसमें सबसे बड़ी जो अलार्मिंग बात उन्होंने कही वो द जनरेशन गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द किड्स है। ठीक है, एक इनसिक्योरिटी का लेवल या बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का लेवल जब मिल जाता है किसी बच्चे को, तो वो किस तरह से एडिक्शन की तरफ चला जाता है।
टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल फ़ोन्स हमने अपने बच्चों के हाथ छोड़ दिए हैं, उनको एक खुली इजाज़त मिल गई है, वो यो जनरेशन होने की वजह से या स्टाइलिश होने की वजह से या कंपटीशन में आने की वजह से इन चीज़ों में चले जाते हैं। उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते, एंड सो वो एक ऐसी कंपनी की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे उनको ड्रग्स भी अवेलेबल है और वो इसके शिकार भी हो जाते हैं। और फिर ये एक सोशल स्टिग्मा, एक टैबू भी हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी, खुद बच्चे के लिए भी, और ज़िंदगी उस तरफ नहीं जाती जहाँ पे ज़िंदगी को जाना चाहिए। लाइफ में बहुत कुछ होता है और ये समझना कि जी ये हमारे साथ नहीं होगा या हमारे बच्चों के साथ नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने आप पे नज़र रखें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे, आसपास के बच्चों पे नज़र रखें। अगर आपको फ़ील होता है कि कोई शख्स इस चीज़ में इन्वॉल्व लगता है तो इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाएं। न्यू लाइफ रिहैब, इसका नंबर भी नीचे आपको फ्लैश होता हुआ मिलेगा, आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये नंबर औरों को भेज सकते हैं कि इसमें कोई आर नहीं है, इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर आप किसी रास्ते पे चलते हुए ड्रिफ्ट हो गए तो वापसी यू टर्न लेने में कोई शर्म नहीं है। तो खुद को हेल्प करें, आसपास के लोगों को हेल्प करें, एंड लेट अस हाथ बढ़ाकर इस सोसाइटी को कहीं हम संभालने की, अपनी जनरेशन को संभालने की कोशिश करें। थैंक यू।